स्वागत है दोस्तों एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में, जहां हम ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं, ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया है। हज़ारों नहीं लाखों ज़िंदगियों को बदल रहे हैं और ऐसी ही अमेजिंग पर्सनालिटी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। मैं दिल से स्वागत करना चाहूँगा वेद प्रकाश ओझा सर का। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर ने बिहार के एक छोटे से गांव से शुरुआत की और डायरेक्ट सेलर के नेशनल लेवल पे एक ज़बरदस्त बहुत बड़े अचीवर बने और बहुत ही कम टाइम में। ये चीज़ है जो हम सबको अट्रैक्ट करती है। एंड तक बने रहें, बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ हम समझेंगे कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही कंपनी चुननी है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जल्दी सफलता हासिल करनी है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में स्मार्ट वर्क करना है, बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें, सब बातें हम सीखने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं सर के बचपन के स्ट्रगल से। तो सुनने में आया कि बहुत बहुत स्ट्रगल वाला आपका लाइफ रही है, तो इस बारे में ज़रूर आप बताएं हमें। सर बहुत ही बढ़िया आपका सवाल है। और हर व्यक्ति जो है सब कुछ भूल सकता है, लेकिन बचपन को भूल नहीं सकता। करेक्ट। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया, अपने यहाँ बुलाया और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जितना सोचा था बाहर से उससे और अच्छा लगा आपके पास आके। तो एक बार तो शुक्रिया आपको दिल से। सर मेरा ऑलरेडी बचपन मैं सोशल मीडिया पे चाहे और भी जगह जो लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं बताऊं कि मेरा जन्म जो है बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था, गोपालगंज, जो गोरखपुर से सटे हुए है। तो मैं बचपन में अच्छे फैमिली में था, लेकिन अचानक से मैं जब पढ़ाई का शुरुआत ही मेरा हुआ था। सर मैं बता दूं कि मेरे एक छोटा भाई है और 2 सिस्टर। अच्छा फैमिली, अच्छा सब कुछ था, लेकिन अचानक से मेरे फादर का देहांत हुआ हार्ट अटैक के कारण। बहुत छोटा था, 7 साल का। और उसके बाद मेरे लाइफ में उथल पुथल आ गया। फिर उसके बाद मैं सरकारी में जैसे थे पढ़ाई किया। पूरा संघर्ष से भरा लाइफ था, क्योंकि मैं ही बड़ा था और मैं था 7 साल का। और आपको पता है कि गांव के हालात क्या होते हैं। बैक सपोर्ट नहीं था हमारे पास। इस कारण से मेरा स्कूली पढ़ाई जो है सरकारी में हुआ। फिर मुझे इतना याद है कि मैं जब पढ़ने के लिए जाता था, अपने स्कूल जाता था, तो हर बच्चे आजकल तो बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, लेकिन मैं शक्तिमान यूरिया का बोरा और उसका झोला लेके जाता था पैदल। 3 किलोमीटर जाओ आओ, ऐसा मेरा लाइफ था। और सब कुछ मैंने झेला अपने लाइफ में। उसके बाद मैंने पढ़ाई में लगन भी था। सर आजकल के बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आजकल बच्चों को सारा सुविधा देने के बाद भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नहीं लगता। लेकिन पढ़ने का मन था, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं था। फिर मैंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैंने एडमिशन कराया आईए में, इंटर में। और फिर मुझे अचानक से एक उथल पुथल मेरे लाइफ में आया कि घर के खर्चे बढ़ चुके थे। और इस कारण के लिए मुझे, जब गांव में जाता था मैं, तो लोग बोलते थे कि ज़मीन बिक रहा है, लेकिन ये कमा नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। क्योंकि गांव में जिस तरह का माहौल होता है, जिस समाज में होते हैं, वैसा ही लोग जवाब देते हैं, वैसे ही बोलते हैं। क्योंकि घर में खर्चा करना था, पैसे थे नहीं, ज़मीन बिक रहे थे, लोग हंसना शुरू किए। और लोग के इस टोन को सुनते 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 मैं बीच में ही, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी बीच में मैं डिसीज़न लिया कि मुझे पढ़ाई के साथ काम करना है। तो बिहार में कई जगह अप्लाई भी किया कि मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे याद है कि मैं इंटर जब करते समय में एक फॉर्म भरा था सिक्योरिटी गार्ड का, सुरक्षा कर्मी। हमारे यहाँ कचहरी जो होता है वहाँ पे बिक रहा था, कुछ पेपर फॉर्म बिक रहे थे, वहाँ पे मैं गया था और एक फॉर्म भरा मैं सिक्योरिटी गार्ड का, सुरक्षा कर्मी का। और मैं पटना गया था इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जब इंटरव्यू दिया तो पता चला कि कुछ फ्रॉड लोग जो हैं टेबल लगा के और नकली साजिश करके उसको कर रहे हैं। और मेरा 5100 रुपया जो है उसका फ़ी लिए थे। और बाद में बोले आपको आना है आपको ट्रेनिंग के लिए दानापुर में। तो फ्रॉड गिरी मेरे साथ किए। और मैं उसके बाद जीवन में आज तक कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं जॉब के लिए। फिर मैं वहाँ से बोला कि पैसा कहाँ से कमाऊँ, कहाँ जॉब करूँ। तो मैं ताप्ती गंगा, एक ट्रेन चलती है बनारस से,
अच्छा। नाम सुना था मैं, और हमारे गांव के काफ़ी लोग गुजरात रहते हैं। तो मैं उसी ट्रेन में बनारस गया घर से, और बनारस जाके उसी ट्रेन में बिना टिकट का, मेरे पास 300-400 रुपया था टोटल, बिना टिकट का मैं चालू बोगी के बाथरूम में छुप के ओहो। मैं गया था कहाँ, सूरत। अच्छा। 3 दिन 36 घंटा ट्रेवलिंग किया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, और अब इससे सोच सकते हैं कि मेरा लाइफ जो है, बचपन जो है, कितना संघर्षमय था कि मैं खुद सोच सकता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो अंदर से हिल जाता हूँ, काश ऐसा बचपन किसी का नहीं हो। लेकिन सीख भी मिलता है ऐसा बचपन मिलने के कारण। मुझे प्राउड फील भी कभी कभी होता है कि ऊपर वाले ने अच्छा किया, क्योंकि अगर ऐसा मेरे लाइफ में दिन नहीं आया होता, संघर्ष नहीं देखा होता, तो आज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना होता। करेक्ट। जी जी ये बात मैं कहने ही वाला था। जी भगवान मुसीबतें इसीलिए देता है, हमें मजबूत बनाने के लिए, जी हमें जी मजबूती जी प्रदान करने के लिए। राइट। जी जी वाकई बड़ा एक स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन रहा है। जी और जब आप पिताजी के बारे में बता रहे थे, तो यंग हार्ट अटैक्स होना आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, अब बढ़ता ही जा रहा है ये चीज़। जी और थैंक्स टू आयुर्वेदा, जो अब ऐसे सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं कि अब हमें वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे जी जी हैं। जी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी राइट। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने 36 घंटों की जर्नी के बारे में बताया, जी ये बड़ा इमोशनल था। वॉशरूम में बैठ के और इधर उधर जाके आपने किसी तरह से मैनेज किया, बिना टिकट के आप सूरत पहुँचे। जी। उसका रीज़न क्या था और क्या करना चाहते थे सूरत में? सर, जब भूख लगता है ना, तब अन्न का महत्व पता चलता है। क्या बात है। जिसका पेट भरा हो उसे तो सबको अच्छा लगता है। तो सर, आपको बता ही चुका था कि घर पे जो कंडीशन थे बहुत ही ख़राब थे, मैं उसको बता नहीं सकता। और मैं घर का बड़ा था, और एज, जिस एज में मैं गया था उस एज के लोग तो अभी क्या बोलते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, घूमते हैं, पार्टी करते हैं। मेरे लाइफ में तो वो आए नहीं कभी। ओहो। मेरे जीवन में कभी मैंने ये नहीं देखा है कब घूमने आया, कब क्या करना है। शुरू से ही संघर्ष वाला लाइफ था। और सर, मैं टीटी के डर से, पैसे बचाने के लिए कि उतना पैसा बच जाए, मैं गया था। सूरत जाने के एक ही कारण था कि मुझे काम चाहिए था, और काम 2 ही जगह मिलता था, लुधियाना और सूरत। ये फेमस जगह है। अच्छा। जहाँ पे आप कोई भी काम आपको मिल जाता है, चाहे मजदूरी का हो, चाहे सूरत में मैं देखा साड़ी बुनाई का फैक्ट्री काफ़ी है, और हमारे गांव के भी लोग वहाँ रहते थे। मेरे चाचा जी थे वहाँ पे, एक फैक्ट्री में मास्टर थे। मास्टर का मतलब पढ़ाने वाला नहीं, मास्टर का मतलब वो फैक्ट्री के अंदर जो मशीन चलते हैं उसको बनाते थे बिगड़ने के बाद। अच्छा, ओके। तो उसको ठीक करने का काम करते थे। तो मैं गया कि चलो वहाँ पे जा रहे हैं, कोई काम हमको मिल जाएगा। इस कारण से मैं सूरत गया था सर। ओके जी। अब ये बात करते हैं कि बचपन के संघर्ष, और बीच में मैंने सुना है कि बहुत कर्ज भी आपके ऊपर आ गया था। तो वो कर्ज के बारे में भी आप हमें बताएं। उसमें कर्ज नहीं आया था। अच्छा। कर्ज तो जब सूरत में 3-4 साल बीत गया था, हाँ। उस कंपनी में गया, उसके बाद हुआ था। तो सर, सूरत में आपने जाकर क्या काम किया? सर, वही जो एक गरीब इंसान अपने पेट के लिए करता है। मैं एक्चुअली जॉब के लिए गया था। ओके। कि बिहार में आप जानते ही हैं कि बिहार में नौकरी का बहुत किल्लत है, और जॉब के लिए पढ़ाई चाहिए ज़्यादा। अभी तो मैं इंटर में था, लेकिन पढ़ाई छोड़ा नहीं था मैं। अच्छा। मैं अपने किताबों को लेके गया था साथ में, और मैं सोचा कि जो भी नौकरी करूँगा साथ में वहाँ पढ़ूँगा ज़रूर। और मैं लगभग 5 ईयर्स, 5 साल नौकरी के साथ पढ़ाई किया। मैं इंटर भी पास किया, मैं BA ऑनर्स भी किया सूरत में रहते हुए। और मुझे काम मिला, एक ऐसा काम जिसमें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा वर्क जहाँ पे दिमाग का कोई काम नहीं है। मैंने साड़ी बुनने वाले फैक्ट्री में एज ए लेबर का काम किया। उसमें मैंने 7 साल मैंने जॉब किया उसमें। मुझे 6,000 मिलते थे, और ड्यूटी जो सर, उसमें शाम को 7 बजे एंट्री करना है और सुबह 7 बजे निकलना है। 12 घंटे का काम, इतना बड़ा हार्ड वर्क। जीवन में आज तक मैं उतना मेहनत नहीं किया था जितना मैंने परिश्रम इन दोनों में किया। मुझे उंगली पे कई जगह कटे के निशान है, देखिए कई जगह ये लोहे से कट जाते थे, ये घुटने पे कटे के निशान है। बीम को उठाना पड़ता था, लेकिन
पैसे चाहिए थे, ऑप्शन नहीं था हमारे पास। मैं फीवर में मशीन चलाया और मैं 200 रुपया पे 7 साल काम किया उस फैक्ट्री के अंदर। ओहो। फिर भी लाइफ नहीं बदला। तब जाके हमने डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। कुछ लोगों से पूछा कि मेरी जीवन कैसे बदलेगी, कुछ ऐसा काम बताइए जहाँ से मैं अमीर बन जाऊँ। मैं रात को जब आता था कभी कभी खाना खाने के लिए, तो मैं जहाँ रहता था रेंट से, वो 4 मंजिला मकान था। तो मैं खड़ा होकर वहाँ पे सोचता था कि मैं कौन ऐसा काम करूँ जहाँ से हमारी लाइफ बदल जाए। मैं जब दूसरे बिल्डिंगों को देखता था, लाइटिंग को देखता था, तो लगता था काश इसमें से मेरा भी कुछ होता। मैं ऊपर वाले से बोलता था, हे भगवान कुछ काम भेजो। तो कई लोगों से बोला, तो कई लोगों ने बोला कि आप बिल्डर बन जाओ, कई लोगों ने बोला ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं। बिल्कुल। आज के ज़माने में ज्ञान देने वाले बहुत हैं, बहुत। लेकिन किसी से बोलिए कि मुझे काम दो तो बहुत कम लोग हैं। तो कोई बोला बिल्डर बन जाओ, कोई बोला फैक्ट्री खोल लो, कोई बोला कुछ बन जाओ। मैंने बोला ऐसा काम चाहिए जहाँ पे कोई निवेश नहीं लगे। ऐसा कोई नहीं था, हंस रहे थे सब। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो एक छोटा सा काम करते हैं, और हमने एक किराना दुकान से शुरुआत किया। ओके। सर 7 साल हमने किराना दुकान चलाया वहाँ पे। तो 7 साल फैक्ट्री में काम किया एज ए लुम्स, और 7 साल किराना दुकान वही गुजरात में ही? गुजरात में, सूरत में, उसी घर पे रह के। ओके। 14 साल लगातार हमने सूरत में अपने जीवन को दिया। अपने पूरा यंग एज, मैं यंग एज मतलब आप सोच सकते हैं 84 से, यानी आप सोच सकते हैं कि लगभग मैं 16 साल की उम्र से लेके 14 साल यानी 28 साल तक, लगभग 28-30 साल तक, 28-30 साल की एज तक हमने सूरत में अपना जवानी खपा दिया पैसे के लिए। बहुत ही छोटी इनकम के हाँ, लिए। कुछ नहीं मिला। आप सोचिए ना, 16-18 साल के बच्चे क्या करते हैं आज? एंजॉय करते हैं। आज 16 साल के या 18 साल के बच्चे जो हैं घूमने जाते हैं, बाइक खरीदवाते हैं, सिनेमा जाते हैं। लेकिन उस एज में मैं वहाँ चला गया था। क्या बात है। और 7 साल वहाँ भी काम किया, और धीरे धीरे घर चल रहा था, लाइफ आगे बढ़ रहा था। सर, बिहार के वो बचपन के स्ट्रगल्स जी, पिताजी का गुजरना, उसके बाद इतने स्ट्रगल्स आना जी, आपका सूरत में आना जी, और एक छोटी सी जॉब करना, 6-7 हज़ार की कमाई होनी, फिर आप किराना शॉप में आपने अपना काम शुरू किया, एक ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत जी, की। जी। आपकी डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कैसे हुई? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, और काफ़ी जो दर्शक देख भी रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा, उनके लिए भी बेस्ट है। एक्चुअली सर, मैंने प्लानिंग किया। आजकल लोग लाइफ में 80% लोग कैलकुलेशन करते ही नहीं हैं कि उनका कल क्या होगा। करेक्ट। एक सक्सेसफुल इंसान जो होता है हमेशा गणित पे चलता है, कैलकुलेशन पे चलता है। मैंने प्लानिंग किया कि मेरा एज बढ़ रहा है, 2 सिस्टर है, एक छोटा भाई है, परिवार बढ़ रहा है, इनकम कमाने वाला मैं ही हूँ, शादी वगैरह सब करना है, घर बनाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योर फैमिली को सिक्योर करना है, और इसके लिए चाहिए पैसा। राइट। तो मैंने कैलकुलेशन किया कि पैसा आएगा कहाँ से। तो मैं दुकान में बैठ के दिमाग लगाते रहता था, सोचते रहता था कि मैं क्या करूं। तो मैं कई लोगों को, यूट्यूब तो उतना था नहीं, लेकिन सीडी कैसेट आता था। हाँ जी। और बुक जो है स्टॉल पे, जहाँ भी मैं जाता था कहीं पे, तो किताब जो मिलता था मोटिवेशनल स्पीकर लोगों का, वो मैं 1-2 बुक पढ़ा, और उसमें लिखा होता था कि आपको अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो अपने बल पे काम करके अमीर नहीं बन सकते जब तक आपके पास टीम नहीं होगा। टीम नहीं होगी। और कोई व्यक्ति नौकरी करके अमीर नहीं बना है, और बिजनेस में भी अकेले करेंगे तो अमीर नहीं बनेंगे। राइट। ये बात तो माइंड में आ चुका था। तब मैंने प्लानिंग किया कि 50 साल का काम अगर 5 साल में करना हो तो मेरे पास कौन सा उपाय है। ओके। तो वो निष्कर्ष निकला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है अभी इंडिया में उभर रही है। इसके बारे में 1886 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हुआ था विश्व में। जैसे अमेरिका है, चाइना है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, ऐसे कंट्री जो आज टॉप पे है। लेकिन इंडिया में 19 के बाद इसका शुरुआत हुआ, और ये भारत के लिए नया था। तो मैंने सोचा कि ऐसा बिजनेस शुरू करें जहाँ पे कोई निवेश नहीं हो,
बिल्कुल, जहाँ पे कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं हो, जहाँ पे कोई आपको लाइट बिल, बिजली बिल कुछ भी नहीं भरना पड़े, सिर्फ शब्दों से, यानी आपके शब्द अच्छे हैं, आपका सोच अच्छा है, आपका ड्रीम बड़ा है, तो इतिहास आप रच सकते हैं। इसके लिए मैंने प्लानिंग किया कि मुझे भी ऐसे इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन उस समय बोल वाला था निवेश वाले कंपनियों का। हाँ, इतना जमा कर दो डबल हो जाएगा। मुर्गा काटने वाले कंपनियों का, कि खिलाते थे मुर्गा चावल और करोड़ों रुपए लेके भाग जाते थे। जब सरदा ग्रुप था, जब सहारा इंडिया का सब काम था, उस टाइम की बात है। तो मैं सोच रहा था कि जुग किसका आने वाला है। तो दो चीज का जुग आने वाला है। पहला, पॉपुलेशन बढ़ रहा है भारत का। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा और मशीनरी आएगी तो रोजगार पे खतरा होने वाला है पक्का। क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि अगर बिहार में काम होता तो मैं गुजरात क्यों जाता। राइट। अगर गांव में काम होता तो मैं अपने शहर को नहीं छोड़ता। और एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप वो दिन होता है कि जब जिस घर में पैदा हुआ है, जिस परिवार में पैदा हुआ है, जिन परिवार के साथ पैदा हुआ है, उनको छोड़ के, अपने बच्चों को, अपने बचपन के खिलौनों को छोड़ के, उन यादों को छोड़ के, और कैसे शहर में जाके रहता है पैसे के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है एक व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। क्या बात है। तो मैं समझ चुका था कि हमें ऐसे काम करना है जो 50 साल के काम 5 साल में हो, जो आने वाला फ्यूचर हो। वो फ्यूचर क्या था? डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि उसी समय, आज मेरे पास सर 10 साल पहले का पीपीटी पड़ा है, जो मैं बताता था लोगों से कि आने वाले समय में रोड जो है, सड़क जो है, जो पहले इंसान बनाता था, यानी हाथ में देखते होंगे कि अलकतरा लेके लोग रोड पे चलते थे, ऊपर से रेती, क्या बोलते हैं उसको, कंक्रीट डालते थे, और एक मशीन आता था जो पत्थर का उसका पूरा पहिया होता था, चलता था उसके ऊपर, रोड रोलर। हाँ, रोड रोलर। अब बताइए कि एक दिन में 1 किलोमीटर नहीं बनता था। आज ऐसा जो हो गया कि इंसान का कोई काम ही नहीं है, मशीन आया और एक दिन में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। बिल्कुल। यानी युग चेंज हो रहे थे उसी टाइम से, नहीं बदलाव। हम तो प्राउड फील करते हैं कि ऐसे युग में पैदा हुए कि हमने सब कुछ देखा है। यानी आने वाले इस 19वीं सदी में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, वो सबसे लकी इंसान है करेक्ट इस धरती के, कि जिन्होंने कबूतर वाला भी युग देखा। हमने कहा, एक गाना सुना था, कबूतर कबूतर जा। यानी लोग जो है लेटर लिखते थे, बिल्कुल। इसके बाद तार भेजते थे। किसी घर में किसी का देहांत हुआ तो तार, लेटर पहुंचने से पहले उसका 13वीं खत्म। हमने वो भी युग देखा है जब सिक्का डाल के हम बात करते थे। हमने ऑलरेडी दुकान में पीसीओ चलाया भी है। मेरे दुकान पे टाटा कंपनी का सब फोन था ही। वो भी युग देखा है। और हमने वो भी युग देखा है कि आज रिंग के अंदर फोन आ गया है। आपको फोन की जरूरत ही नहीं है। हमने वो भी युग देखा है जब आप थंबनेल स्क्रीन टच, यानी अपने आई से, अपने आंख के रेटिना से आप फोन को खोल लेते हैं, लैपटॉप को खोल लेते हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं सामने सब घटना घटा है। ये लग रहा था कि ऐसा आएगा, बदलाव आएगा, क्योंकि जो दूरदृष्टि वाला होता है उसको दिखता है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि हमें ऐसे इंडस्ट्री में जाना है जिसमें, क्योंकि ट्रेडिशनल में बहुत भयंकर, यानी बेरोजगारी भारत में बढ़ने वाला है और अभी तो कुछ नहीं है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि आने वाले 10 साल में और बढ़ने वाला है। एआई का युग आ गया। म्यूजिक जो है ऑटोमेटिक बन जा रहा है। राइटर कोई कुछ लिख रहा है, वो भी ऑटोमेटिक निकल के आ जा रहा है। बिल्कुल। इसके गाड़ी बिना ड्राइवर का कार, मैं मलेशिया गया था, बिना ड्राइवर का कार। रॉबर्ट जो है होटल में बेड लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब कुछ। राइट। बिना आदमी का दुकान, शॉप तो है लेकिन इंसान बेचने वाला नहीं है। मैं मिजोरम गया हुआ था, वहाँ टीम हमारी, फ्रूट का शॉप है, फ्रूट लगा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन कोई इंसान नहीं है। एक डब्बा रखा हुआ है, पैसा डालिए या स्कैनर करके पेटीएम करिए, फ्रूट को उठा के लेके चले जाइए। मॉल उसी का एग्जाम्पल है। राइट। यानी छोटे व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे, छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपति जो है, बड़े बड़े मॉल जैसे खुल रहा है, खोल के बैठ जाएंगे, और गांव में खाली शुगर और शक्कर और क्या बोलते हैं उसको, चाय पत्ती बेचने के लिए लोग बैठेंगे। तो बहुत बड़ा तबाही मचने वाला है, बहुत बड़ा भयंकर जो है किल्लत आने वाली है।
वो काम का, नौकरी का, बेरोजगारी का। आने वाले समय में सर, मैं अभी बोल रहा हूँ, आने वाले समय में बैंकिंग सेवाएं जो है वो भी बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट से ही सारा गेम होने वाला है। आज देख लीजिए, कहीं डिनर करने गए, लंच करने गए, आपने अगर मान लीजिए 2000 रुपये का लंच किया तो 2000 पॉइंट अपने ट्रांसफर कर दिया, आपका सैलरी पॉइंट्स में आ गए, यानी ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। तो फिर कैसे काम क्या होगा? फिर एटीएम की जरूरत क्या है? बिल्कुल। हमें याद है कि अब जब बैंक जाते थे तो टोकन मिलता था पीतल का, और टोकन नंबर 1, 2 सब बुलाया जाता था। धीरे धीरे सबका काम खत्म हो रहा है। मोबाइल से हम पूरा बैंक यूज कर सकते हैं। बैठ के सोच रहा था कि कौन ऐसा काम करूं इसमें कभी मंदी नहीं आए। राइट। तो दिमाग में एक ही बात आया कि ऐसा काम करना है जो इंसान के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उस काम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग में भावना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में इमोशन से चलता है। डायरेक्ट सेलिंग में एक मशीन को पैसा क्या होगा? मशीन के अंदर इमोशन नहीं आ सकता, इमोशन नहीं आ सकते। ये इंसान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग में प्रचार नहीं होता है। ट्रेडिशनल में लोग प्रचार के माध्यम से, एड मीडिया के माध्यम से, ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से अपने खराब प्रोडक्ट को भी बेच पाते हैं। करेक्ट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपका प्रोडक्ट खराब निकला तो यहाँ तो मीडिया तो है ही नहीं, तो दोबारा कोई लेगा नहीं। राइट। तो हमारे दूसरा चुनने का कारण था, मैं इस कंपनी में आया इस कारण से आया क्योंकि दूसरा है हेल्थ। तो भारत में सबसे बड़ा हेल्थ जो है इशू होने वाला है और हो चुका है। आज हार्ट अटैक आ रहा है, जिसे अपने छेड़ा था, मेरे फादर को हुआ था। क्या उस समय अगर ये निदान होता, उस समय ये सब कुछ होता, शायद वो होते। राइट। राइट। तो दूसरा कारण है कि बीमारी बहुत बढ़ने वाली है। उसका एग्जाम्पल जो है कोरोना है। जी जी। पहले 2 रुपये में बुखार खत्म, आज शुरुआती 2 लाख से होने वाला है। राइट। हार्ट का सर्जरी है, ये हो है। तो सर, हमने देखा कि आज हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, डॉक्टरें बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का एज कम होते जा रहा है, खाने में मिलावट है, पानी सही नहीं है, हवा सही नहीं है, ऊपर से रेडिएशन है। लोग खाना खाना छोड़ सकते हैं कुछ घंटे के लिए, पानी पीना रोक सकते हैं 1 घंटा 2 घंटे के लिए, लेकिन मोबाइल छोड़ना किसी को पसंद नहीं है। सबसे खतरनाक हथियार तो वो है। तो सर, मैंने देखा कि आने वाला फ्यूचर में आयुर्वेदा का युग आने वाला है। आयुर्वेदा यानी हमको पुराने पद्धति में आना ही पड़ेगा। और पहला, बेरोजगारी जब बढ़ेगा तो हमारे पास उतना टैलेंट नहीं है ताकि जाके मैं कहीं आईटी में चाहे कहीं बड़ा सेक्टर में जॉब भी मिल जाए, 10,000 का नौकरी मिलेगा मुझे। तो इन सब को सोच के मैं डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, एंट्री मारा कि मुझे ऐसे काम करना है जिसमें कभी मंदी नहीं आए और 50 साल का काम मैं 5 साल में कर लूँ। इसलिए मैं सर डायरेक्ट सेलिंग को चुना। क्या बात है जी। वेरी नाइस सर। और आपने बहुत सारे ऐसे रीजंस बता दिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए जी। और राइट कंपनी के लिए भी आपने कुछ पॉइंट्स बता दिए जी, हैं जी, कि वो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हों, जी, जी। आयुर्वेदा जी, जी, फ्यूचर होने वाला है। जी, जी। कुछ और पॉइंट्स अगर आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हमें सुन रहे हैं जी जो कंफ्यूज है, जी राइट कंपनी को कैसे सिलेक्ट किया जाए। जी जी बहुत ही बढ़िया सवाल है सर। 80-90% लोगों को पता ही नहीं होता है। अभी तो इंडिया में देखा जाए तो अभी तो एंट्री मारने का सही समय अभी है। वाह। किसी भी संस्था को, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए 2, 4, 10 साल, 15 साल लगते हैं। जब 18 साल का बच्चा जवान होता है तब जाके वो मैच्योर होता है। अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब देख के, मैं सर ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो 2.5 मीटर कोट के लिए और 1 मीटर पैंट के लिए कपड़ा खरीद लिया, 3.5 मीटर कपड़े में ही लीडर बन जा रहे हो। अच्छा। एक कोट पैंट सिलाई कर लिया और नीचे लिखता है बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। राइट। उससे अगर सीखेंगे आप, एक फेल्योर के ज्ञान को लेंगे आप, एक निगेटिव व्यक्ति को सुनेंगे आप, तो कभी भी महान लीडर नहीं बन सकते आप। करेक्ट। हम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं। सर, मैं
रियली कुछ चीज़ों को चुनाव किया, मैं देखा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, डायरेक्ट सेलिंग जो होता है, ये रोज रोज करने का बिजनेस नहीं है। राइट। ये जीवन में एक बार होता है। हम जब बाहर गए थे अभी कुछ दिन पहले, मैं तो अभी तक 20-25 कंट्री जा चुका हूँ और हर महीने 1-2 कंट्री मेरा टूर होता है। ये ग्लोबल काम भी हो चुका है। तो वहां देखा कि 3-3 पुश्त से लोग काम कर रहे हैं। 3-3 पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी, अच्छा, उसको पुश्त बोलते हैं, जनरेशन से। वाह। इन दादाजी ने काम शुरू किया, बेटा संभाला, उसके भी बेटे जो है आज उस काम को देख रहे हैं। तो तीनों जनरेशंस डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। यस, नाइस। और एक ही काम, क्योंकि ये रोज रोज काम बदलने वाला काम नहीं है। क्या बात है। तो यहाँ देखा कि कई लोग इस काम को क्या समझते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त भी हैं, आपने सुना भी होगा, कि अगर 2 साल 3 साल उनसे बात नहीं हुआ, किसी काम में बिजी रह गए, तो उनका फोन आता है कि आजकल क्या चल रहा है। यानी उनको लगता है कि एक काम जो है, एक कंपनी जो है, जैसे वो जॉब करते थे कि आज इस कंपनी में है, कल उसमें है, परसों उसमें है, उनको इस टाइप का लगता है। मेरे मायने से एक सही नेटवर्कर के शब्दों में कहा जाए तो ये काम पुश्तों का है, वाह, जनरेशन का है। तो बिल्कुल। जनरेशन पर जब आपको जीवन देना है, आपको जीवन देना है। हम एक टी शर्ट लेते हैं हाँ जी। जिसका लाइफ जो है 1 से 2 महीने का, 3 महीने का होता है, लेकिन हाथ से टच करते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, कलर को देखते हैं, सब देखते हैं। राइट। लेकिन जहां पे आपको जीवन बिताना है, जहां पे पुश्त को ले देना है, जहां पे अपना जवानी अपने खपा दिया, उसके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं? बहुत बढ़िया से explain लेकिन किया। 90% लोग हाँ। नहीं जानते हैं, क्योंकि मेच्योर है ही नहीं, उनका गुरु ही नकली है। और जब से सोशल मीडिया आया है, तब से और भी नकली लोग मिलने शुरू हो गए। और बहुत जल्दी हम लुभावनी चीजों में, और सर, मैं attract हो जाते हैं। फेसबुक को फेकबुक बोलता हूँ। वो सही नहीं है। फेसबुक से लोग बोलते हैं कि इनको उठा लो, नहीं, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई काम नहीं है। हाँ है, अच्छे भी लोग हैं, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सर कोविड के बाद से जब से इसका प्रहार हुआ है पूरे भारत पे, पूरे वर्ल्ड में, इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। अब इसमें जैसे आप जाएंगे, अगर प्रॉफिट सोचेंगे तो इसका फायदा अगर लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं, और इसका नुकसान 90% लोग ले रहे हैं। पहले लोग जो है सर, उनके पास धैर्य था, उनके पास 3-3 घंटा वीडियो सिनेमा। मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में जब था और गांव में शादी ब्याह में बारात जब आता था, तो वहां पे सिनेमा के दिखाने के लिए प्रोजेक्टर जाता था गांव में। मैं तो गांव में रहा हूं, तो बारात में जाता था, तो रात में जब दूल्हा चले जाते शादी करने के लिए, और बारातियों के लिए प्रोजेक्टर लगता था, यानी सादा पर्दा लगा दिया गया, वहां पे चलता था पिक्चर। तो लोग पूछते थे किसका पिक्चर लग रहा है, किसका पिक्चर लग रहा है, कौन सा हीरो है। हम भी जाके देखते थे। तो एक सिनेमा जो है 3 घंटे का होता था। राइट। और हम लोग एक रात में 3 सिनेमा देखते थे, 2.5 सिनेमा। अच्छा। गांव के सभी लड़के एकदम शॉल वगैरह ओढ़ के जमीन पर बैठ के। धैर्य कितना था, कितना घंटा, 10 घंटा, 10 घंटा ठंडी में जमीन पे। आज का धैर्य क्या है? 3 सेकंड, 3 सेकंड, यस। और उसमें भी जज कर लेते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। करेक्ट, करेक्ट। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप 3 सेकंड में क्या समझेंगे। दूसरा चीज कि कभी आप बिल्डिंग की टावर को देख रहे हैं, कभी आप समंदर देख रहे हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, कभी आप सिनेमा को देख रहे हैं, कभी आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को सुन रहे हैं। ये दिमाग में एक साथ में जब 5 काम जाता है तो आपका दिमाग नर्वस हो जाता है। सर, मैं एक बोलता हूं कि एक को जानो, एक को मानो, एक का हो जाओ, एक हो जाओ। राइट। तो माइंड को ठीक रखना जरूरी है, फोकस जरूरी है। और मैंने शुरू में ही ये माइंड में रखा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, और डायरेक्ट सेलिंग में जाना है तो कैसे कंपनियों को चुनना है, क्योंकि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी के लाना है। तो सबसे पहला हमें ऐसे कंपनी को चुनना है जो स्वदेशी हो। राइट। मेरा 12 बरस पहले का सर वीडियो देख लीजिएगा, जो पहली कंपनी स्वदेशी हो। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। और ये स्लोगन ऑलरेडी 12 बरस पहले से मैं भी बोलता हूं।
क्योंकि आने वाले समय में हर घर तक स्वदेशी का लहर लेके जाना है। बिल्कुल। इससे क्या होगा कि भारत का पैसा भारत में रहेगा और भारत के लोग अमीर बनेंगे। दूसरा, आपका प्रोडक्ट सबसे यूनिक हो। राइट। अगर सभी लोग आपको, कब लोग खरीदेंगे, कब आपका व्यवसाय होगा? जब आपका प्रोडक्ट सबसे अलग होगा, अलग होगा। यूनिक हो, आपका मुकाबला किसी से नहीं हो। तीसरा, जिस प्लेटफॉर्म पे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आ रहे हैं, उस कंपनी के जो एमडी है दूरदर्शी वाला हो, उसका विजन बड़ा हो। कहावत है कि अगर आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है और अब उतना ही पे आप हैं, तो इसका मतलब खत्म है। तो हमारे कहने का मतलब है, आपकी कंपनी अगर ग्लोबली नहीं है, आप दूर दुनिया जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, खाली यहीं भटक रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके नाम को मैं सुना था सर, जिस कंपनी में मैं आया था, इसका नाम के पहले ही इंटरनेशनल लगा था। विजन का पता चल गया इससे। तो हमको लगा कि भैया, और जब एमडी से मिला तो पता लगा कि ये देश जीतने की बात कर रहा है। वाह। दूसरा है। तीसरा देखा सर कि आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में, मैं थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ जी सर, कि जो भी सुने उनको कुछ मिले और उनका माइंड क्लियर हो जाए। सर, पहले जो आप देखे भी होंगे कि पहले एक वैद्य हुआ करते थे और नाड़ी को पकड़ते थे ऐसे और बताते थे कि आपका बीपी क्या है, आपके अंदर कौन कौन सा क्या है, पेट में प्रॉब्लम क्या है, माथे के दिमाग आप पे कैसे हैं, क्या चल रहा है मन में। लेकिन आज कान का डॉक्टर अलग है, हड्डी का अलग है, पेट का अलग है, ब्रेन का अलग है, बाल का अलग है, दांत का अलग है। यानी हम काम कर रहे हैं जोड़ने वाला, लोग काम कर रहे हैं तोड़ने वाला। माइंड में सर बात आ गया था कि जब मैं देखा था कि पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था। एक परिवार में 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, ताऊ जी हैं, हाँ, सब लोग एक साथ रहते थे। आज क्या हो गया है, भाई भाई से अलग, चाचा का तो बात ही दूर है, भाई भाई से अलग, छोटा फैमिली। और छोटा फैमिली में भी ये सारे मनी प्रॉब्लम के चलते काफी लड़ाई भी होते हैं। तो सर, जब भाई एक साथ नहीं रह सकता है, तो आज के ज़माने में जितने भी आप देखे भी होंगे, कोई भी संस्था, कोई भी दुकान भी अगर ज्वाइंट में खुलता है तो वहाँ भी दिक्कत आता है। करेक्ट। तो मैंने देखा कि सबसे पहले कि इसका मालिक एक हो, जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग हो, यानी किसी से उसको उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं हो। तो पहला ओनली वन एमडी जो है सिंगल हो। दूसरा, प्रोडक्ट यूनिक हो। तीसरा, विजन बड़ा हो। चौथा, ग्लोबली सोच हो। करेक्ट। ये सब देखने के बाद मैंने प्लानिंग किया। और पांचवा, स्वदेशी जो अपने देश में प्रोडक्ट बनता हो। ये सब देखने के बाद मैंने सर कंपनी का चुनाव किया कि नहीं, मुझे ऐसे कंपनी में काम करना है कि जहाँ पे हमारे बच्चों को दोबारा चुनाव नहीं करना पड़े, हमारे बच्चों को दोबारा शुरू से काम नहीं करना पड़े, हमारा जो साम्राज्य है वो उनका हो जाए और उनके बच्चे जब पैदा हो तो उनका भी साम्राज्य उनको मिल जाए। करेक्ट। एक और चीज़ देखा था कि जो हमारे कंपनी के जो सीएमडी हैं श्री अशोक भाटिया जी, उनके एक ही सुपुत्र है, एक ही लड़के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई किया। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को गलत लाइन में नहीं डालना चाहता, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरा एक बेटा है और मैं अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में डाल रहा हूं, तो फ्यूचर उनका पूरा यहां लगा दिया। तो जब अपने बच्चों को उन्होंने कुर्बानी दे दिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो मैं तो सेफ हूं यहां पे। बिल्कुल। इन सब चीज़ों को देख के सर मैंने चुनाव किया। और दूसरा देखा कि मार्केट में रेट वैल्यू जो है वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। कई लोग जो है अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी से कई गुना ज़्यादा रेट रखते हैं। करेक्ट। कि हमें फ़ायदा हो जाए। जिस सा प्रोडक्ट आपका हो उस हिसाब से रेट होना चाहिए, लेकिन रेट वैल्यू देखा, क्वालिटी बेस्ट, रेट कम। मैं कई बार अपने कंपनी एमडी से बात भी करता हूँ तो बोलते हैं कि हमें गरीब के साथ भी रहना है, अमीर के साथ भी रहना है। तो इन सब चीज़ों को देख के सर मैं चुनाव किया। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करिए। दवाइयां बहुत होती हैं, ये आपको सोचना है
ये कौन सा गोली आपको सूट करने वाला है, नहीं तो बाद में आपको क्या बोलते हैं, जब दवा रिएक्शन करता है तो एबिल का गोली खाना पड़ता है जब खुजली होता है। तो इसलिए शुरू में ही, क्योंकि गड्ढा रोज रोज नहीं खोला जाता है, शुरू में ही चुनाव कर लें कि मुझे दवा कौन सा सूट करने वाला है, क्या बात। और तब निर्णय लें। और इसीलिए निर्णय लें तो एक बात ध्यान रखें, एक को माने, एक को जाने और एक का हो जाए। सर बिल्कुल आपने विजन एक क्लियर कर दिया। हम सोचते थे, और अभी तक मेरा खुद का ही ये विजन था कि जी डायरेक्ट सेलिंग एज अ साइड करियर बना लिया। आपने विजन दिया कि जनरेशंस का बिजनेस है। जी जी और जनरेशंस को हम लोग क्या दे पाएंगे। जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बहुत पैसे बना लिए या प्रॉपर्टी बना ली, वो बच्चे आज नहीं तो कल क्या पता वो ख़राब भी कर दें। जी, जी। लेकिन बना बनाया जो बिजनेस है, एक जी। व्यवसाय तैयार करके दे दिया आपने, जी, जी। तो वो जनरेशन उसे आगे तक लेके जाएंगे और इनकम रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। जी, और इसके लिए ज़रूरी है कंपनी, और वो सारे आपने पॉइंट वाइज बता दिए कि सब पे हम टिक मार्क करते जाएं जी जी कि इंटरनेशनल विजन है, ग्लोबल विजन है या नहीं। जी। बहुत अच्छे से आपने वो चीज़ों को जी। बताया है। जी और एग्जैक्टली ये वाला तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पार्टनरशिप में है, कभी उस तरह से हम सोचते ही नहीं थे। जी इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छी रील आ गई, हमने जी। देखा कि चलो इस पे करके देखते हैं, जी। बट ये एक सही तरीका नहीं है। जी मूल्यांकन अगर करना हो कंपनी का तो वो ये सारे पॉइंट्स जी, करें। जी। मैं तो लोगों को बोलूंगा कि ये रिपीट कर करके ये वीडियो जी, जरूर जी, देखें। जी, जी। बहुत एजुकेशन के साथ भरा हुआ ये हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। जी, जी। तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी ये कंपनी का चुनाव आपने बहुत अच्छे से बता दिया। जी अब बात करते हैं, एक नया जो डायरेक्ट सेलर आया, अब जी। कंपनी भी अच्छी सिलेक्ट कर ली, जी उसके शुरुआती स्टेप्स क्या होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इस सवाल तो सबके लिए है जो एक बिल्कुल। जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, ये अपने अपने लिए नहीं, इन सबके लिए किया है। बिल्कुल सर। तो सर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप जो है इस काम पे आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को चुन लिए, जी। तो 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में आने का आपका कारण पहले क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्यों आ रहे हैं। अगर आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमाना है, बहुत सारे काम हैं, आप टैक्सी चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, राइट। यानी आप तो मेहनत करके भी 10-20,000 कमा ही सकते कमा हैं। सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने का मतलब 10,000, 20,000, 50,000 नहीं, ये ड्रीमर लोग का काम है। वाह। ये उनका काम है जिनके जेब में कुछ भी नहीं है लेकिन जहाज का सपना देखते हैं। वाह। ये ऐसे लोगों का काम है जिनके पास खुद का घर नहीं है लेकिन महल का सपना देखते हैं। क्या बात। क्योंकि ड्रीम नहीं आपके पास है, वो पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले इस बिजनेस में एंट्री मारिए तो पहला अपना पर्पस क्लियर करिए कि हम क्यों आए हैं। बहुत ज़रूरी है। 99% लोग सर, उनको पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं, और इसी कारण से वो खत्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। राइट। अब राइड बुक कर लीजिए और उसका आपने लोकेशन ही मत डालिए, कहाँ लेके छोड़ेगा आपको, पहुंच ही नहीं पाएंगे कहीं। फुटबॉल का मैच चालू करा दीजिए तैयारी करके खूब, और 2 टीमें अच्छी खेल रही है, भीड़ गई है, सुबह से शाम तक मैच चल रहा है, लेकिन गोल का पोल ही नहीं हो, तो किधर गोल कर पाएंगे आप। कोई तो पहले कुछ नहीं हो। तो आपका पर्पस, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं राइट। डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने का दूसरा कारण कि आप फैमिली सिक्योरिटी के लिए आते हैं। करेक्ट। किसके लिए? फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी। यानी दूसरे कामों में कोई ऐसा काम नहीं बना है कि आपने काम शुरू किया और बेटा को काम मिल गया बना बनाया। ये कोहिनूर का पिन है सर। वाह। अरे मुझे मिला है तो मेरे बच्चों को कोहिनूर नहीं बनना है। ये मेरे सीने का जो पिन है उसके कोट पे लग जाएगा, उन्हें उसके आगे बढ़ने और शुरू से ही कोहिनूर है वो। क्या बात है। अगर हमारा इनकम महीने का 2 करोड़ है हाँ। तो हमारा बच्चे का शुरुआत 2 करोड़ से ही होने वाला है। क्या बात है। नाइस। अब वो अच्छा नहीं भी निकला, मान के चलिए कि बेटा जो है पैसा को खर्चा हर महीने कर दे तो भी गरीब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हर महीना आने। एग्जैक्टली। वो घर में सो भी जाए तो भी पैसे बंद नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, उसके टीम में लाखों लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। तो पहला पर्पस, दूसरा सिक्योरिटी, यानी आपको इसलिए साम्राज्य खड़ा करना है कि हमें जो है अपने फैमिली को सुरक्षित करना है। सर मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं
कि अच्छे फैमिली में लोग अपने बेटी का शादी किए, जी दहेज दिए, सब कुछ किए, चाहे जो भी किए, जी जी और अचानक से इस जीवन पे किसी का अधिकार नहीं है, कब क्या हो जाएगा, और अचानक से किसी कारणवश कुछ हुआ और वो व्यक्ति नहीं रहा, राइट, पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा संसार खत्म हो जाता है। इसीलिए इस हाथ पे, इस पाँव पे, इस आँख पे, इस ब्रेन पे किसी का अधिकार नहीं है, किस सेकंड क्या हो सकता है। हमने बहुत सारे लोग को देखा है कि 40 साल 45 साल की उम्र में, यंग एज में, रोज जिम जाते हैं, स्ट्रांग हैं, उनका प्राण निकल गया। तो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में चुनाव करने का, आने का मेन कारण होना चाहिए कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारे बच्चों को पटोड़ा लेके भीख नहीं मांगना पड़े, क्या बात है, उनको किसी के दरवाजे पे जाना नहीं पड़े। ऐसा बिजनेस एक बाप अपने बेटे का करियर अपने जवानी में उनके सामने कलम से लिख देता है कि तुम ये बनने वाले हो, और जब बेटा बड़ा होगा, जब एक काम उसको मिलेगा, तो भी 100 जगह कहेगा कि मेरा बाप ने मेरे लिए किया है। ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा बाप ने कर्जा करके भाग गया। आजकल ऐसे भी बेटे हैं, ऐसे ही बाप हैं कि जो बेटे को बोलते हैं कि मैं तो कर्जा कर दिया, बेटा बड़ा होगा तो कमा के चुका देगा, और वो भी यही सोचता है कि मेरा बेटा पैदा होगा तो कर देगा, अब पैदा भी नहीं हुआ है। तो पहला कारण पर्पस, दूसरा सिक्योरिटी, और तीसरा कारण मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा सा बोले, तीसरा कारण फ्रीडम। हम नेटवर्क में क्यों आते हैं? यहां मेरा कोई मालिक नहीं होता, यहां पर कोई मालिक नहीं है। आपको फ्रीडम मिले किस चीज का? टाइम का। आपको फ्रीडम मिले किस चीज का? पैसे का। आपको फ्रीडम मिले किस चीज का? जहां घूमने का, जहां जाना चाहते हो घूम सकते हैं, आपका कोई मालिक नहीं है। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं फ्री हूं। कल मैं रांची में था, आज आपके पास बैठा हूं, 1 घंटा बाद जहां मर्जी, एक हमारा कोई मालिक नहीं है। आज मैं बिल्कुल फ्री हूं। तो सर, मैं 3 चीजों को हमेशा सबको देखना चाहिए। पहला फ्रीडम, दूसरा सिक्योरिटी, और तीसरा पर्पस। इन 3 चीज जिसके पास नहीं है उसको डायरेक्ट सेलिंग में आना ही नहीं चाहिए। और आना है तो 3 चीजों को लिख लीजिए पहले, राइट, तब जाके आप डट के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 99% लोग फेल होते हैं इन तीनों चीजों के नहीं रहने के कारण। और सर, जब ये आप काम कर जाएंगे, तीनों जब आपके पास होगा, तो आपको नींद नहीं आएगा, आपको चैन नहीं लगेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। आपको भूख नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा। सर, मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं पहला ऐसा इंसान हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, मैं 6 मंथ अपने घर नहीं गया था। वाह, मैं 6 महीना लगातार बैग उठाया, फील्ड में रहा। मैं ना बिहार गया ना गुजरात गया, 6 मंथ अपने बेटी के सर पे हाथ रखा था और कसम खाया कि जब तक अमीर नहीं बनूंगा तब तक अपने घर नहीं आऊंगा। और 6 मंथ मैं अपने घर नहीं गया था, क्या बात है, और जीरो होकर निकला था, और मैं गुजरात का पहला चेयरमैन बन के अपने घर गया था, क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था। राइट। तो मैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनसे बोलना चाहता हूं कि आप इन 3 चीज़ों को देख के आइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ तब पूरा होगा जब आप एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छे कंपनी के साथ, एक अच्छे ब्रांड के साथ रहेंगे। नहीं तो आपका पर्पस, आपका उद्देश्य क्लियर है, आपका सिक्योरिटी भी लेके आ रहे हैं, आप फ्रीडम भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी कंपनी ही नहीं रही, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कंपनी का चुनाव बढ़िया, ऊपर से तब ये काम करता है, नहीं तो ये दवा सूट करने वाला नहीं है। तो सर, ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे आपने बताए हैं कि वाई क्लियर हो, फैमिली सिक्योरिटी वाली बात, और यस, कंपनी अगर अच्छी नहीं है तो फिर तो हमारा करियर बन ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण है बहुत। फैमिली सिक्योरिटी वाली बात आपने बहुत बहुत अच्छी कही जी। मैं अब ये जानना चाहूँगा, और हमारे सारे दर्शक भी ये चीज़ जानना चाहेंगे, नेशनल लेवल में अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में इतने कम टाइम में करोड़पति बना है, उनमें से एक नाम आपका आता है, और पूरा देश इस चीज़ को जानता है जी।
और सर ऐसा सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा साल भी नहीं हुए हैं आपको, अपने मेरे ख्याल 2014 से ही जी, शुरुआत की 14 से थी। 14 से। और 10 साल के अंदर इतना बड़ा आपने पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाना, जी। इतने कम समय में लाखों लोगों की टीम बनाना, जी। ये हर किसी का सपना ज़रूर होता है, लेकिन जी। हम कर नहीं पाते। जी। कैसे करें, यहाँ हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर ये सवाल तो बहुत ही बढ़िया है और ये सबके लिए बेस्ट है। जी। पहला चीज़ सर, मैंने शुरुआती दौर का जो कहानी बताई दिया हूँ, जब आपने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, राइट। तो मैं बिहार से गुजरात आया, फिर जॉब किया, फिर मैं बिजनेस किया, उसके बाद इसमें आया, सोचा समझा, मैंने ज्वाइन किया। एक बात समझ में आ गया था कि कभी भी अगर डायरेक्ट सेलिंग का आप चुनाव कर रहे हैं तो दो ही लोग इतिहास रचते हैं। पहला हो कि जिसका अपलाइन सपोर्टिंग हो, बेस्ट हो। दूसरा हो कि जिसका अपलाइन हो ही नहीं। क्या बात है, आप देखिएगा क्या बात किसी भी मार्केट में दो ही बच्चे ग्रो करते हैं। एक हो जो बचपन में बहुत पीड़ा झेला हो, है। जी। जो अनाथ हो। आप बड़े बड़े स्टार जितने भी उठा लीजिए, सिद्दीकी साहब से लेके शाहरुख खान जी से लेके चाहे जितने भी स्टार हैं, कोई पेन बेचा, कोई खाना बनाया, कोई कुछ किया, कोई लेबर का काम किया, जी। और आज देखिए कहाँ पे हैं। तो क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। राइट। डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोगों को पता ही होता है, लगता है कि अपलाइन का काम है और कंपनी के काम है। ये बिल्कुल गलत है। डिपेंडेंसी सबसे खराब ये चीज़ है। काम हमारा है। हमारा। हमसे लोग पूछते हैं कि आईएमसी का मालिक कौन है, तो मैं बोलता हूं कि अपने कंपनी का मालिक मैं हूं। तो लोग बोलते हैं नाम तो दूसरे का है। मैं बोलता हूं कि मैं चुनाव होता है, उस चुनाव में ऑफिस में बैठने की जिम्मेदारी उनका दिया गया है, बाहर का सारा काम हमारा है। क्या बात। यानी किसी भी सेक्टर में, किसी भी संस्था में आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि ये कंपनी हमारी है। आप किसी दुकान पे काम भी कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि ये दुकान हमारी है। ओनरशिप लेनी है। ओनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी लोग क्या समझ लेते हैं, जिस संस्था में ये दिमाग में आ गया कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, चाहे दूसरे का काम है, चाहे मेरे करने से उनको मिल रहा है, उस दिन आप खत्म। राइट। तो सर मैंने पहले दिन जब मुझे मिला बिजनेस, पहले दिन मेरे माइंड में आ गया था कि अमीर बनना है हमें, घर में खुशी आएगी हमारी, लाइफ बदलेगा हमारा। दूसरा कोई गारंटी नहीं है उससे घर में क्या चल रहा है, लेकिन हमारी लाइफ है, हमें बदलना है, हमें कामयाब होना है, तो मेहनत तो हमें करना पड़ेगा ना जी। एग्जैक्टली। और इस सोच के पहले दिन से ही डायरेक्ट सेलिंग लोग बोलते हैं मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सर मैं बता रहा हूँ ये खुले मंच पे, जिसने मुझे आईएमसी दिया, चाहे बिजनेस दिया, वो ज्वाइनिंग कराए तो ज्वाइनिंग का फॉर्म पे मैं साइन भी नहीं किया। अच्छा। मैं फॉर्म भी नहीं भरा हूँ। और मेरा आईडी खोल के चेक करिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ आज भी 1980 डाला हुआ है, सॉरी 1940 है। 1940 क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक 1940 आ गया था। अच्छा। तो आज तक मैंने चेंज भी नहीं कराया। क्यों? क्योंकि कहीं मेरा लक साथ दे दे, कहीं वहीं शूट करता हो। वाह क्या बात है। तो आज डेट ऑफ बर्थ तक मैं चेंज नहीं कराया। बाद में अभी खोल के देखा तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1940। और सर एक मीटिंग तक नहीं लिया आज तक। मैंने अपने अपलाइन से 1 रुपया भी नहीं बोला, एक चाय नहीं पिया। क्यों? मैंने थैंक्स बोलता हूँ बार बार जहाँ भी हुए हैं कि आपने मुझे बिजनेस दिया, आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए जीवन भर थैंक्स बोलूँगा। वो गुरु है हमारे लिए। लेकिन आज तक मैंने एक बार भी किसी मीटिंग में मैं नहीं बोला कि सर आपसे मीटिंग चाहिए या मुझे 1 रुपया चाहिए। आप पूछ सकते हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता भी होगा, हमारे अपलाइन भी देखेंगे इस वीडियो को। दूसरा, मैंने कभी भी आगे बढ़ के जिम्मेदारी को उठाया लिया कि बड़ा लीडर वो बनता है जो हर काम में आगे बढ़ता है, आगे जाता है। मैं हमेशा जब आया तो मैं एक माइंड में बात चल रहा था कि लोग क्या करते हैं, अपने लोगों के पास जाते हैं। लोग क्या बोलते हैं, जितने अपने खास से उनके पास जाओ। राइट। मैं बोलता हूं कि सफल होने के बाद खास के पास जाओ। वाह, उल्टा हमने किया।
क्या बात है। क्योंकि मैं अपने के पास गया तो देखा कि कोई नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला, कोई भगा दिया, कोई बोला कि फंसाने के लिए आ रहा है, कोई बोल रहा है कि इसका माथा ही खराब हो गया है, कोई बोला कि ये गलत काम में फंस गया है। मैंने बात ही करना बंद कर दिया और एक बात सोचा कि मेरी पहचान 200 लोगों से है, लेकिन भारत में कितने लोग हैं? 150 करोड़। एग्जैक्टली। तो हमें सब चाहिए ना जी, बिल्कुल। हमें 200 लोग नहीं चाहिए। और जब हम सबको ला देंगे, जब हम लाखों लोग को ला देंगे, तो मेरा बेग कौन उठाएगा? हमारे वो लोग जो हमें भगाए हैं। राइट। इसलिए पहले दिन से ही जब काम में ज्वाइन किया, इस बिजनेस में आया, लोग ये गलती करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। बिजनेस में आने के बाद बिना समझे, बिना प्लानिंग किए, बिना सीखे फील्ड में कूद जाते हैं जी, और शहीद हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास हथियार ही नहीं है। करेक्ट। हमने अपनाया, ज्वाइन किया, सीखा, रात में कई बार प्लान दिया, समझा, और तब फील्ड में निकला। वाह। और पहले दिन से ही चालू ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे वाइट शर्ट वाले को पकड़ना, जिसको देख लिया अच्छा दिखता है, आपके जैसे इंसान कोई दिख गया तो बचता नहीं था वो हमसे। हमने अनजान लोग का टीम बनाया। पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे टीम में लोग हैं, अनजान लोग का टीम बनाया। और उससे 2 फायदे हमें मिले। अपने लोग को बताने में शर्म लगता है, और वो भगा दिया तो आपको बहुत बड़ा ईगो हर्ट होता है। लेकिन अनजान व्यक्ति आपको गाली भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनजान व्यक्ति से कोई शर्म ही नहीं आता है, आपका रिस्पेक्ट भी करता है। तो हमने सर शुरू के दिन से ही अनजान लोगों को ढूंढना, मिलना शुरू किया, बात करना शुरू किया। और अनजान लोगों से बात करने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जब आप मिलते हैं तो हाई हो जाता है। दूसरा चीज़, हमें दूसरा फ़ायदा हुआ कि जब अनजान लोगों से मिलेंगे, उनका शहर अलग होता है, तो हम पहले दिन से ही, जब इस बिज़नेस में आए, पहले दिन से ही हम घर छोड़ दिए। जिसका कहानी मैंने जिक्र भी किया था आपसे। जी। सर, आपने बहुत अच्छे से हमें दोनों चीज़ें बताई जी, कि भाई यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए शुरुआती स्टेप्स क्या होने चाहिए, या कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है तो शुरुआती जी। स्टेप्स क्या होने चाहिए। जी, उससे पहले आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया, अच्छे से क्लियर करवा दिया जी, कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, जी, कैसे करना चाहिए, इसके भी हमें शुरुआती स्टेप्स समझ आ गए। जी, अब एक जो बहुत ज़रूरी सवाल है, और आई एम श्योर लाखों लोगों का यही सवाल होगा, जी, कि डायरेक्ट सेलिंग के जो प्लान्स हैं, कई मल्टी लेग हो रहे हैं, कई बाइनरी सिस्टम है, कुछ हाइब्रिड बाइनरी, और बहुत तरह तरह के प्लान्स आ गए। इसमें भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है। जी। तो बेस्ट कौन सा है और क्यों करना चाहिए? सर, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, और मैं इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी, सबको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। सर, डायरेक्ट सेलिंग जो है, विदेशों में देखेंगे आप, अमेरिका में, साउथ कोरिया में, चाहे मलेशिया में, ऐसे कंट्री में जहाँ से लगभग सैकड़ों ईयर हो चुके हैं। 1886 में इसका स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो वहाँ तो 3 पीढ़ियाँ निकल गई। यहाँ पे तो मात्र अभी, यहाँ भी 25 से 30 साल हो चुके हैं। राइट। हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा भी होगा, इसका नाम है, इसको लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं MLM, कई लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट, कई लोग बोलते हैं नेटवर्किंग, बिगड़ा हुआ भाषा। MLM की माने तो इसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। जी। मल्टी लेवल मार्केटिंग माने मल्टी लैक्स, मल्टी लेवल्स, मल्टी लैक्स। आपने देखा भी होगा, जितने भी विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कोई भी बाइनरी पे काम नहीं करती। हाँ, इंटरनेशनल कंपनियां, कोई भी बाइनरी का मतलब ये पिरामिड स्कीम। ओके। और पिरामिड इंडिया में बैन है। अब हाँ, भारत सरकार के नज़र में अभी छोटा सा अभी इंडस्ट्री है, 19,000 करोड़ का ही हुआ है। तो अभी तो भारत सरकार के सामने अभी छोटा ही है, अभी उनके नज़र में नहीं है। लेकिन नियम से देखा जाए, प्योर डायरेक्ट सेलिंग जी मल्टी लेवल का होता है। दूसरा चीज़ मैं बताऊं, एक व्यक्ति जब सीमित लेग्स होते हैं, तो उसे काम करने का क्षमता जो है मर जाता है। करेक्ट। अगर मैं मान के चलिए 2 लाइन का प्लान कर रहा हूँ, तो हम किसी को भी जोड़ेंगे, नीचे जोड़ेंगे, किसी को देंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में दिया हुआ इंसान काम ही नहीं करता है।
तीसरा नुकसान कि नीचे के नीचे जब डालते हैं तो हर व्यक्ति क्या सोचता है, अरे वो बिजनेस हो ही रहा है, वो नीचे वाला करेगा, नीचे वाला करेगा, नीचे वाला करेगा, तो हर व्यक्ति अपाहिज बन जाता है। वाह, ये इसके नुकसान है। दूसरा चीज़, जब आपके लीडरशिप बोनस होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि एक सीमा होता है ना उसका, करेक्ट। कि भाई ये पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अरे आप 10, 15, 20 जनरेशन होगा ना, 200 लेग से तो कोई थोड़े देगा, ऑफ कोर्स। तो खत्म हो जाएंगे। मल्टीपल जब लेग होते हैं तो लीडरशिप बोनस मिलता है, जी। पहले से भी, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, ये कैपिंग तो है नहीं। तो जितने भी बड़े योद्धा हैं, जब रोज रोज हम काम करते हैं, हमारा काम है रोज काम करने का, तो छोटा लेग जब फिक्स होता है, कई लोगों को देखा गया है सर, कई लोगों को देखा गया है कि हम बोलते हैं कि 5 लाइन में ही काम करना है, तो 5 साल बीत जाता है कि 5 ही लाइन में वो काम करते हैं। पहला से आपने दूसरा खड़ा कर लिया, तीसरा खड़ा कर लिया, चौथा खड़ा कर लिया, पांचवा खड़ा कर लिया, लेकिन प्लान है कितना, 5 लाइन, तो आप 5 ही करते हैं। जब आपको हम बोलते हैं कि आपको एक लाइन में 30,000 ही करना है, तो हम 30,000 ही करते हैं, राइट। हम 50 नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हाँ 30 कंपनी ने बोला कर लो। हम आपको बोले कि आपको पेमेंट लेने के लिए 1,000 ही करना है, तो कई लोग 1,000 ही करते हैं। सर, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है, मैं 3 चीज बता चुका हूं। पहला, फैमिली को सिक्योर करना। दूसरा, आपके सारे सपनों को पूरा करना, पर्पस। और तीसरा, फ्रीडम पाना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे पैसे से नहीं मिल सकता है। इसके लिए हर लीडर को, एक बड़ा लीडर कैसे बनेगा, जब रोज प्लान दिखाएगा, रोज सेमिनार करेगा, रोज मीटिंग करेगा। सर, हमने भी टारगेट लिया है। मैंने देश के बड़े बड़े लीडरों को देखा है, किसी के 500 लैक्स है। मैं मिला था, एक साउथ के हमारे डिएक्शन के लीडर हैं, 500 प्लस लैक्स। ऐसे एक और कंपनी है प्रोडक्ट बेस, एक महिला है, काफी अच्छी लीडर है, काफी बेहतरीन डायरेक्ट सेलर है, 50 लैक्स। कंपनी ने तो बोला है कि 5 ही करो, 10 ही करो, जो भी करो, 2 ही करो। अरे यहां भी कौन मना है, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं यहां भी तो है कि आप 1 लेग भी कर लो, 2 लेग भी कर लो, सिंगल आईडी भी कर लो, उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन छूट है आपको, लेकिन आपको सीमा नहीं कि इतना ही में करना है, राइट। तो उनका 50 लैक्स। मैंने भी कमिट किया है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसी से नेटवर्कर से इंडिया का नहीं है, हमारा कंपटीशन है वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग से। वाह। क्योंकि जब हमारा काम ग्लोबल हो चुका है, तो हमारा जो सपना है, हमारा जो ड्रीम है, ये कम से कम 1,000 से ऊपर लैक्स खोलें, ताकि सॉफ्टवेयर भी पगला जाए कि इतना पैसा कहाँ जाएगा। और हमारा ड्रीम है कि आने वाले समय में जब हम पूरे कंट्री में जहाँ जहाँ बिजनेस हमारा जाए, तो कम से कम 500 लीडर वहाँ से, 500 लीडर वहाँ से, 500 कोहिनूर वहाँ से, 500 क्रॉम्पसन वहाँ से कम 15-20 हज़ार टॉप लीडरों का मीटिंग दुबई चाहे किसी टॉप कंट्री में करें, और हर एक कंट्री का फ्लैग वहाँ पे लहरा रहा हो मंच पे, और हर व्यक्ति अपना सक्सेस जर्नी शेयर कर रहा हो, वो बनने का है। क्या बात। हमें सिर्फ और सिर्फ आपको लालच देके और रोड छाप लोगों को जोड़ के और ऐसे करने का नहीं है कि भाई आ गए, जोड़ दिए, हो गया। हमारा मिशन है अनलिमिटेड। अगर आप 5 लाइन का प्लान कर रहे हो, चाहे 2 लाइन का प्लान कर रहे हो, अगर एक आदमी ठान के बैठ गया कि मैं नहीं करूंगा, फिर क्या होगा आपका? लोग ब्लैकमेल भी करते हैं। अगर 5 लाइन का प्लान मान ले कर रहे हो, तो हर 5वां सोचता है कि मैं ही इनका 5वां हूं, मैं अगर बिजनेस नहीं डाला तो इनका लेवल गिर जाएगा। लेवल गिर जाएगा। भाई साहब, क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना लेग्स खोल दीजिए। क्या बात है। जितने लेग्स खोलेंगे उतने ही लोग आपका इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उनको लगेगा कि भाई साहब, अगर मैं नहीं किया, मैं आगे नहीं बढ़ा, सर के पास बहुत ऑप्शन है। राइट। तो इसके लिए जितने भी वर्ल्ड क्लास की कंपनियां हैं, चाहे मलेशिया जाइए, साउथ कोरिया जाइए, अमेरिका जाइए, टॉप में जाइए, कोई ऐसा एक आदमी का नाम बताइए जो 2 लेग्स में बाइनरी में काम करके सफल हो गया हो। बाइनरी तो ऐसे ही चिट फंड है, पिरामिड स्कीम माना जाता है उसको। तो हाँ, अगर कोई कर रहा है, अब सरकार का नजर नहीं गया हो, चाहे जो भी गया हो, वो आने वाले समय में फ्यूचर के लिए खतरा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो इतिहास रचिए, मल्टीपल लैक्स खोलिए, आगे जाइए।
अब देखिए जितनी ग्लोबल कंपनियां हैं, कोई भी 2 लाख 3 लाख में काम नहीं करती, मल्टीपल। क्या हमें नहीं लगता है 2 लाइन का प्लान कर देना चाहिए, 1 लाइन का कर देना चाहिए, 3 लाइन का कर देना चाहिए? कंपनी को क्या उससे फायदा है? कंपनी तो एक भी कर देगी, कंपनी को तो उतना ही बांटना है, बिल्कुल। कंपनी को तो टर्नओवर बढ़ाना है, लेकिन कंपनी सोचती है कि आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, आप कैसे आगे बढ़े, आपका चेक कैसे बड़ा बढ़े। नहीं, इसके लिए कंपनी आगे चल के बंद नहीं हो जाए। सरकार के, आईडीएसए के, चाहे इंडस्ट्री के जो भी नियम कानून है उसको पालन करते हुए चले। एक भी कदम, सर भारत की पहली कंपनी के नाम मैं बता रहा हूं कि जिसके ऊपर एक सिंगल केस नहीं है कि प्रोडक्ट के लेकर या किसी चीज को लेकर। तो ये सब, इसका मेन कारण क्या है कि हम जो है, हमारा विजन बड़ा है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सब कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हैं तो इतिहास रचिए। सपना तभी पूरा होगा जब आपका चेक लाखों में होगा, बड़ा होगा। तो आप मल्टीपल लेग पे काम करिए, रोज नए लोगों से मिलिए, स्किल डेवलप होता है बात करने से। हम तो टैक्सी वाले को नहीं छोड़ते। अभी टैक्सी वाला हमको जो लेके आया था आपके पास, अभी उसको भी मैंने उसका भी आईडी लगा रहा हूँ। हो सकता है कोहिनूर बन जाए। क्या बात है। जब ट्रेन में मनोज कुमार सिंह जी मिले, डायरेक्टर क्रॉम्स में बन गए हमारे टीम में, कोई कहीं मिला कोई कहीं मिला, तो भी बन सकता है। भगवान ने बस पीठ पे नहीं लिखा है कौन कहां तक जाने वाला है, वो कर्म फल से लिखा जाता है। बहुत इसीलिए किसी को छोड़ना नहीं है। किसी को बोलिए कि प्लान दिखाना बंद कर दो, फील्ड में जाना बंद कर दो, माहौल में रहना बंद कर दीजिए, बड़े से बड़े नेटवर्कर जो है रोड पे आ जाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह विदेशी, जिस तरह ब्रांड कंपनियां काम करती है मल्टीपल लेग पे, वो करना चाहिए। और हमेशा जितने भी दर्शक हैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने अंदर जो हुनर छुपा है, काम करने से कोई इंसान थकता नहीं है, काम करने से स्ट्रांग बनते हैं आप। इसलिए डट के काम करिए, आगे बढ़िए और आपके क्षमता को बाहर निकालिए। जी सर। मेरे अंदर भी सर यही डर था। मुझे भी लगता था कि बाइनरी इजी होता है, मल्टी लेवल मुश्किल होता है, जहाँ पे मल्टीपल। अरे बाइनरी में भी तो आपको 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के, वो तो ऐसा खतरनाक यंत्र है। एक ऋषि थे, उनके पास एक व्यक्ति, एक साधु गए एक राजा के पास और जाके बोले कि हमें कुछ धन का, कुछ अनाज चाहिए, कुछ अन्न चाहिए। तो राजा बड़े खुश हुए, बोले कि कुछ क्या, बहुत दे देंगे। लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि हम एक लकीर खींच रहे हैं, एक बॉक्स टाइप का बना रहे हैं। हाँ जी। पहले बॉक्स में 1, दूसरे में 2, फिर डबल करते जाना है। 36 बॉक्स को भर नहीं पाए। हाँ, सुना है, सुने ना आप? जी जी। तो एक कंडीशन होता है, वो तो और खतरनाक है। हम तो ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारे कंपनी के अंदर एक आईडी भी आप लगाते हैं तो भी चेक बनता है, तो भी पेमेंट बनता है। अरे आईडी नहीं लगाते हैं, खुद की आईडी पे एक भी करते हो, उससे बनता है। नाइस। हमें तो मतलब ही नहीं है, हम तो सिंगल लाइन के हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप जो है कितने लायक हैं। राइट। अगर आप 2 ही के लायक हैं, आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप 2 लेग में कर लीजिए, 1 लेग में कर लीजिए, क्या दिक्कत है उससे। लेकिन बड़ा लीडर बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है, दुनिया पे राज करना है, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब बहुत सारे लेग्स पे आपको काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। राइट। जी सर। आई एम श्योर दर्शकों को मज़ा आ रहा होगा। और जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द कोहिनूर ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, कलयुग का कोहिनूर सर की ये किताब बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली है। और जो कंटेंट सर ने आज हमें दिया है जी, ये शायद हम 10% भी कवर नहीं कर पाए। इस किताब में बहुत कुछ जी, सब दर्शकों को मिलने वाला है। जी। और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए आप ये किताब बना रहे जी, हैं। जी। इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी बातें बताएं। सर मैं इस इंडस्ट्री में जैसे हम लोग आए, उसमें नया था। हम चाहते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है सर। हम लोग पढ़ रहे थे कि अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं जी, और 35 करोड़ लोग, हमारे यहाँ 150 करोड़ लोग। अमेरिका में नंबर 1 पे, इंडिया वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में अमेरिका टॉप पे। राइट। सेकंड पे कौन सा? चाइना। हमारे बराबर पॉपुलेशन, लेकिन सेकंड पे है। हमें कहाँ होना चाहिए? हमें भी फर्स्ट या सेकंड पे होना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 5 में होना चाहिए। सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन भारत में, बिल्कुल। सबसे ज्यादा मेहनती लोग कहाँ पे? भारत में। सबसे ज्यादा ड्रीमर लोग कहाँ पे? भारत में। भारत में। हाँ, सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा मेहनती लोग कहाँ पे? भारत में। बिल्कुल। और भारत है अभी 11वें नंबर पे। इंडिया में होता क्या है कि देखा देखी लोग काम करते हैं, राइट। एक दूसरे को देखते हैं ना, उसका नकल करते हैं। इंडियन डायरेक्शन में बाढ़ आने वाला है। जो काम 30 सालों में नहीं हुआ है वो काम 2 से 3 साल में होने वाला है। वाह। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, और जैसे लोग का एज बढ़ रहा है, लोग सक्सेस हो रहे हैं, एक दूसरे को देख के माहौल बनते जा रहा है। चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी लीगल कंपनी हो, सबको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। हम तो जो भी लोग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के मिलते हैं, कोई भी हो नेटवर्कर, मुझे इतना खुशी मिलता है, मैं उससे कंपनी में नहीं पूछता। मुझे खुशी मिलता है कि हमारे बेअदर का व्यक्ति मिल गया है, हमारे समाज का व्यक्ति है। क्यों सर? क्योंकि हर समाज के लोग जहाँ मिलते हैं, लोग उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य इस इंडस्ट्री का कि जब आपको कोई नेटवर्कर मिलता है तो आपको जलन पैदा होना शुरू हो जाता है। हाँ, इस चीज़ को मिटाना है भारत से। करेक्ट। अगर कोई इंसान मिला, किसी भी कंपनी का नेटवर्कर है, उसे चाय के लिए पूछिए, पानी के लिए पूछिए, पीठ पे हाथ रखिए और बोलिए आगे बढ़िए। वाह। तब जाके इस इंडस्ट्री में पॉजिटिव माहौल बनेगा, और तब जाके हम फर्स्ट सेकंड में आएंगे सर। एग्जैक्टली। ये हर लीडर को करना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, पूरा भारत खाली है, पूरा हिंदुस्तान खाली है। कुछ लोग जो ड्रीमर पैदा हुए हैं, अपने घर से निकल के इस बिजनेस में आना चाहते हैं। जैसे अंकुरित हुआ बीज, जैसे अंकुरित बीज हुआ, वैसे ही उसको खत्म करने के लिए हमारे में आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है। अरे भैया, आपके अंदर दम है, खड़ा कर लीजिए, बना लीजिए। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। जी सर। एक बंदर था और मधुमक्खी का बहुत बड़ा झुंड था वहां पे, आपने सुना भी होगा। तो वहीं पे बैठा हुआ था, वो देख रहा था। मधुमक्खी से बंदर ने कहा कि बहन बहन, आप सुबह उठते हो, फूल कली ढूंढते हो, उसके रस को निकालते हो, मेहनत करके पंख, छोटे छोटे पंखों से उड़ के आते हो, और एक शहद का छाता जो है आप लगाते हो, बनाते हो, बूंद बूंद इकट्ठा करके इतना मेहनत से तैयार करते हो, और इंसान आता है और आपके पूरे मेहनत को 1 मिनट में खत्म कर देता है। राइट। आपको बुरा नहीं लगता है? मधुमक्खी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया कि इंसान आता है और शहद को चुरा लेता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंसान सिर्फ शहद चुरा सकता है, मेरे शहद बनाने के कला को नहीं चुरा सकता है। क्या बात है। तो आप ऐसा इंसान बन जाइए, ऐसा लीडर बन जाइए कि शहद बनाने का कला जो है, यानी कोहिनूर बनाने का कला जो है, आप क्रिएट कर लीजिए अपने अंदर। अगर आपके अंदर बनाने का फैक्ट्री अपने तैयार कर लिया, आपके अंदर क्षमता हो गया कि मैं नई लीडर क्रिएट कर सकता हूं, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। क्या बात। किसी का हुनर कैसे चुरा लेंगे आप? तो आपके अंदर एक दम होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कहीं का हो, संस्थान तो एक ही है, मिशन तो एक ही है, मिशन एक ही है। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। राइट। काम तो एक ही है, बेरोजगारी भगाओ, बीमारी भगाओ। तो हम सबको एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए। एक अच्छा नेटवर्कर कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। एक अच्छा नेटवर्कर कभी भी इंडस्ट्री का बुराई नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छा नेटवर्कर जो है कभी भी डिसिप्लिन को तोड़ता नहीं है। एक अच्छा नेटवर्कर कभी भी इंडस्ट्री में गलत नहीं करता है। एक अच्छा नेटवर्कर कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के नियमों के खिलाफ नहीं चलता है। राइट। मैं यही बोलना चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं कि आप सिस्टम से चलिए, आगे बढ़िए और तरक्की करिए। आपने हुनर का जिक्र किया और वो कला का जिक्र किया। वो कला अगर शहद बनाने वाली बात की है, वैसे ही कोहिनूर बनाने वाली जो कला है वो आपकी किताब हम सबको सिखाने वाली है जी। और मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सर आपकी किताब। इस किताब में बोलना चाहूँगा थोड़ा सा, Sure, एक sir. मिनट। ये किताब जो है लंच करने का एक ही पर्पस है कि लोग पढ़ें, इसको जानें। राइट। मैंने जो काम किया, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि मैंने जो काम किया, मुझे आज 12 बरस हो गए सिस्टम में, और सबको पता भी है कि मैंने जो काम शुरू किया अपने बल पे शुरू किया। मैं शुरू से ही अकेले था
और अकेले से ही इसको शुरुआत किया था। हाँ, गुरु को तो फोटो देख के भी काम कर सकते हैं, आशीर्वाद ऊपर वाले का तो ये आंख बंद करके भी ले सकते हैं। क्या बात। हाँ, गुरु है मेरा। मैंने सत्येंद्र जी को देखा, मैंने और लोगों को देखा जो सक्सेसफुल लीडर है पूरे भारत में। हम सुरेंद्र बस जी के साथ मिलते हैं, हम हर्षवर्धन जैन जी के साथ मिलते हैं, दीपक बजाज जी के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, सूर्या सिन्हा जी के साथ हमारा भाई की तरह रिलेशन है, हर व्यक्ति के साथ हमारा है। हाँ, वो अपने जगह काम कर रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री तो एक ही है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस किताब को लाने का एक ही मकसद था कि हम हर व्यक्ति को बैठ के समझाने के बजाय, यूट्यूब वीडियो कई लोग के पास गांव में नहीं होता जी, कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। किताब एक ऐसा भाषा है जिसे पढ़ने से आपको बात दिल में उतरता है और ये चीज़ घर घर तक पहुँचे कि एक व्यक्ति को जीरो से हीरो कैसे बनना है। वाह। एक व्यक्ति जो है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी यहाँ पे कैसे इतिहास रच सकता है। एक व्यक्ति जो है यहाँ पे शून्य से आके शिखर तक कैसे पहुँच सकता है। एक व्यक्ति जो है, एक साधारण व्यक्ति जो है आके यहाँ से पार्ट बाय पार्ट काम करे कैसे कामयाब हो सकता है। मैंने सारा जिक्र इसमें किया हूँ। क्या बात। कि मैं जब रोड पे था, फैक्ट्री में था, वहाँ से इस सिस्टम में आया और यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, एक एक बारीकी कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को ज्वाइन कराना है, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारा तरीका, कैसे सेल्स को क्लोज करना है, सेल्स क्लोज करने के आपके 100 मंत्र क्या क्या है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक एक एक्सपीरियंस, अनुभव इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये किताब नहीं है, ये सफलता की चाबी है, ये हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और मैं खासकर अपने लोगों के लिए तैयार किया, पूरे इंडस्ट्री के लिए, कि आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको देखिए और आगे बढ़िए। मैं सबके लिए हूँ, मैं सिर्फ अपने कंपनी के लिए नहीं हूँ, मैं हर व्यक्ति के लिए हूँ। और मुझे आप पता भी करिएगा, मैं किसी भी कंपनी के लीडर को कभी भी नहीं बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ, पूरी इंडस्ट्री में। क्योंकि हमारे अंदर एक ही खुशी होता है कि कोई भी है आगे बढ़ रहा है, बढ़ो, तरक्की करिए आप, हमारा भाई है वो। हम ही अगर ऐसा हो जाएंगे तो फिर इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी। हम सुनली में जाते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का, जहाँ पे सुनली में बच्चे जो है पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, वहाँ जाता हूँ मैं, हर सीजन में जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद हम हर एक इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे आके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हम ही जब अपने कंपनी के बारे में बात करेंगे, पर्सनली बात करेंगे, तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर पाएगी। इसलिए स्वार्थ छोड़ के हम अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं और लोगों के बारे में सोचना है। क्या बात है। इस मिशन को पूरा करने में किताब जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाली है। और इसमें सबसे पहला थैंक्स मैं आपको और मैम को देने वाला हूँ कि आप दोनों के कठिन मेहनत के साथ, प्रयास के साथ आप लोगों ने मुझे इसके लिए इनवाइट किया और बुलाया, और आपके ने मेहनत किया, इसलिए रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ सर, ये बुक जो है भारत के कोने कोने तक पहुँचेगा, हर व्यक्ति के पास पहुँचेगा, और हम इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आप खुद प्राउड फील करेंगे कि बुक जो है घर घर तक कैसे आपने पहुँचाया, क्योंकि ये हमारा मिशन बहुत बड़ा है। बिल्कुल सर, नो डाउट। और बहुत बहुत प्यारी बातें आपने बताई हैं, इतना ज़बरदस्त एजुकेशन, इतना ज़बरदस्त हमें प्रैक्टिकल कंटेंट आपने दिया है, जो आई एम श्योर सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा, सभी लिसनर्स को। किताब कई बार हमारे पास इस तरह का इंटरनेट का जैसे आपने जिक्र किया, तो ये किताब हमारे लिए एक अपलाइन भी बन सकती है। किताब हमारी सबसे बड़ी दोस्त बन सकती है। ये किताब बिल्कुल पूरी तरह से 100% प्रैक्टिकल होगी, उस व्यक्ति के हाथ से लिखी हुई जिस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री को जिया है, इसके ऊपर काम किया है, लाखों का नेटवर्क बनाया है पूरे हिंदुस्तान में, और वो कैसे बनाए हैं वो सारे तरीके आपने इस किताब में डाले हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।